हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 11। तो देख लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे, अच्छा देखो, हमारा जो ये आया हुआ है ना, ये आया हुआ है पिछले साल के एग्जाम में, 2024 में जून में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। अच्छा, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ना, ये क्लाइमेट पे बेस है, क्लाइमेट चेंज पे। Climate change is one of the most pressing issues facing the world today। क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो आज के टाइम में ना एक बहुत प्रेसिंग, एक गंभीर इशू बन गया है जिसको कि वर्ल्ड आज फेस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने ना क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड ऑन आपको एक कॉम्प्रिहेंशन ना और भी करवाया था। ठीक है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। It is a phenomenon that has been caused by human activities, primarily the burning of fossil fuels such as coal, oil and gas। देखो, ये ना एक ऐसा फेनोमेनन है, एक ऐसी घटना है जो कि हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक है। अब प्राइमरली मतलब मुख्य तौर पर क्या काम हो रहा है यहाँ पे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो जीवाश्म ईंधन जिसको हम बोलते हैं, उसके जलने की वजह से ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि कोल हो गया हमारा, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इन सब की वजह से, इनके जलने से ये सारी चीजें हो रही है क्या, क्लाइमेट चेंज। दिस हैज led to an increase in the concentration of greenhouse gases, primarily कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। और प्राइमरली यानी मुख्य तौर पर क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम CO2 बोलते हैं ना, CO2, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ये बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो इमेज से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये है इमेज बनी हुई है, और पहले कुछ इस तरह का हुआ करता था हमारा अर्थ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, और अब इस तरह का होता है। आप ये भी तो देख सकते हैं ना कि अब जो भी चीज़ होती है बिना मौसम की होती है। सर्दी में उतनी सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी में लगातार गर्मी पड़ जाती है, बिना मौसम के बरसात होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे रीज़न ही तो है क्लाइमेट चेंज के। ठीक है। ये जो हमें जो दिखता है ना, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, द consequences of climate change are far reaching and can be felt in many different ways। जो क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंसेस है, जो क्लाइमेट चेंज के परिणाम है ना, हालांकि वो अभी फार रीचिंग, अभी बहुत दूर है, बट इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो भी इसके जो असर दिख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो हमें दिखता है ना, ये क्लाइमेट चेंज का, वो क्या है, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर, वो क्या हो रहा है, उसमें राइज हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। राइज, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं ना, जैसे कि अभी अप्रैल में ही बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, है ना। जबकि अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं होती। बेसिकली जो गर्मी स्टार्ट होती है ना हमारी, ये होती है मई जून के आसपास, जून में होती है, जो जो एक बहुत हीट वाली गर्मी होती है। बट अभी अप्रैल में ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी, है ना। तो ये सारा क्या है, ये बता रहा है ना कि राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। The average temperature of the Earth's surface has increased by 1.1 degrees Celsius since the pre-industrial era, and this rise is expected to continue in the coming years। देखो बात क्या हो रही है कि जो हमारा ये इंडस्ट्रियल एरा था ना, इंडस्ट्रियल एरा, इस समय में औद्योगिक युग हम कह सकते हैं, इस समय से लेकर अगर हम अभी देखा जाए ना, तो ये इंक्रीज हो गया है हमारे अर्थ का जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर, वो इंक्रीज हो गया 1.1 डिग्री। यानी जितना पहले था ना, उसमें भी 1.1 डिग्री ज़्यादा ये इंक्रीज हो गया है इंडस्ट्रियल एरा से लेकर अब तक। ठीक है। एंड दिस इज राइज इन एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर। और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कमिंग ईयर्स में, आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो सोचो, जब अभी हमारे
हमारे पृथ्वी की इतनी बुरी हालत हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इसमें ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना? यानी कि हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता ही जाएगा। ठीक है? देखो यहाँ पे एक इमेज मैंने ऐड की हुई है, एनिमल एट रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अब अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, तेलंगाना में भी कुछ टाइम पहले बहुत सारे जंगलों को काटे गए हैं, जिससे कि एनिमल्स क्या हो बेघर हो गए हैं। तो एक ये रीज़न भी तो है ये रीज़न भी तो है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि हमें रहने के लिए पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर यही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो एटमोसफेयर है वो चेंज होगा ही होगा, है ना? वेदर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज होगी। देखो नेक्स्ट पे चलते क्या है। This increase in temperature is causing a range of changes in the Earth's climate, including more frequent and intense heat waves, droughts and floods. क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, तो ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट में एक कारण बन जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर देगा। और साथ साथ ये और क्या करेगा, हीट वेव्स ले आएगा, ड्रॉट्स आएंगे, ड्रॉट्स मतलब सूखा सूखा आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा, है ना? यानी कि एक हीट वेव्स तो हम आजकल देख ही रहे हैं, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, ये सारी चीजें भी हो रही है। अनदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और दूसरा परिणाम ये निकलेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो लॉस हो रहा है। ठीक है? हम देख ही सकते हैं तेलंगाना वाला एग्जांपल लेकर। एज टेम्परेचर राइज एंड वेदर पैटर्न चेंज, many species of plants and animals are struggling to adapt. अब जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, बढ़ता जाएगा, वेदर के पैटर्न चेंज होते जाएंगे, जो मेनी स्पीसीज है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अडेप्ट के लिए। अडेप्ट करने के अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे अपने आप को एक अनुकूल बनाए रखने के लिए, हम कह सकते हैं ना सस्टेन करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं, अपने एडेप्टेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस इज लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। देखो क्या हो रहा है, अगर इस तरह से होगा, जो हमारे प्लांट्स है, हमारे एनिमल्स है, वो अपने एडेप्टेशन के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी में कमी आ जाएगी। और जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। पर इन सब चीज़ों का ही डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि ये हमारे सीधा अफेक्ट करेगा इकोसिस्टम पे। ठीक है? इतना समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। और क्लाइमेट चेंज ने ना एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटीज पर भी डाला है। क्या डाला है, देखो देखो अब तक हमने पढ़ा प्लांट्स का, एनिमल्स का, जो भी उन पर असर पड़ा है। अभी हम पढ़ रहे हैं किसका, ह्यूमन इम्पैक्ट का, कि ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज का। तो क्या हो रहा है, राइजिंग सी लेवल्स, जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें जो पानी है वो बढ़ रहा है। ठीक है? क्योंकि ज़्यादा हीट हो रही है तो हमारे जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, है ना, ज़्यादा हीट से। फॉर एग्जाम्पल, आर पुटिंग मिलियंस ऑफ पीपल एट रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है, जो भी ऐसे लोग हैं जो जो सी एरिया के पास रहते हैं, सपोज ये सी एरिया है, ये सी है बीच में, या इसके आसपास जो भी लोग रहते हैं, क्या हो रहा है, इसका जो लेवल है वो बढ़ के बाहर आता है पानी का। ठीक है? वाटर का लेवल बढ़ के बाहर आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आसपास लोग रह रहे हैं, उनके लोगों के घरों पे इम्पैक्ट होगा। तो क्या होगा, वो लोग यहाँ से उठ के कहीं और जाएंगे रहने के लिए। ठीक है? क्या हो गया, उनका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो उस जगह से उठ के कहीं और रहने चले गए। और यहाँ पे क्या हो गया, बाढ़ वगैरह आ गई, है ना? तो क्या हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो यही हो रहा है। और ये सारे ये रीजन हो जाएंगे हमारे क्लाइमेट चेंज के। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने कर लिया ना पूरा, हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स आर लीडिंग टू क्रॉप फेलर एंड फूड शॉर्टेज, particularly in developing countries where many people rely on subsistence agriculture। क्या हो रहा है कि जैसे वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारे क्रॉप फेल हो रहे हैं, यानी कि जो हमारी फसल है वो खराब हो रही है। और फसल खराब हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड का शॉर्टेज हो रहा है, खाने की कमी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खाने की कमी हो गई तो
ऑब्वियसली महंगाई होगी, और हम ये भी देख सकते हैं कि महंगाई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि फूड का शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है। पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज, देखो क्या हो रहा है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हमारा एक डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड नहीं हुआ है अभी, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जो बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो बेस्ड ऑन है एग्रीकल्चर पर, ठीक है। बट क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पर प्रभाव दिख रहा है, हमारी फसलें खराब हो रही है, और फसल खराब हो रही तो ऑब्वियसली खाने की कमी तो होगी ही होगी, है ना, क्योंकि फसल ही नहीं बच रही है, ठीक है। टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज देयर नीड्स टू बी अ कंसर्टेड एफर्ट एट द ग्लोबल लेवल। हमें क्लाइमेट चेंज के इशू का पता लगाने के लिए, मतलब कि इनसे लड़ने के लिए एक बहुत ही हमें ज़रूरत है एक बहुत बड़े कंसर्टिव एफर्ट्स की ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। हमें ग्लोबल लेवल पर ना एक बहुत बड़े एफर्ट की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के इशू से लड़ने के लिए। Governments, businesses, and individuals all have a role to play in reducing greenhouse gas emission and adapting to the changes that are already taking place. देखो और क्या बात हो रही है, जो गवर्नमेंट है, बिजनेसेस है, इंडिविजुअल्स है, हम सबको एक रोल प्ले करना है जिससे कि हम जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, एमिशन मतलब उत्सर्जन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है ना, उसको कम करना हम सबका एक ये रोल है। हमें हम सबको मिलकर किसी न किसी रीजन से उसे कम करना है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है वो ना हो, ठीक है। एंड अडेप्टिंग टू द चेंजेस दैट आर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस, हमें कुछ चेंजेस को भी अडेप्ट करना है, ये सारी चीजें हम मतलब हम सबको मिलकर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स दैट कैन बी टेकन इज टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जो भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उस सोर्सेज को यूज करें, ठीक है। दिस मीन्स रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन fossil fuels and investing in technologies such as wind, solar and in hydropower। इसका मतलब ये है, देखो, हमें रिड्यूस करना है, हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, जो भी जीवाश्म ईंधन है, उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। हमें ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड नहीं रहना है, और हमें इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके करना है, यानी कि जैसे हम विंड में, ये विंड हमारा क्या है, एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है ना, विंड में इन्वेस्ट करना है, सोलर में इन्वेस्ट करना है, हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट्स कैन incentives the adoption of renewable energy by providing subsidies and tax breaks, while businesses can invest in new technologies and sustainable practices। क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर सकती है, देखो गवर्नमेंट ना, सर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी और टैक्स में क्या कर सकती है, छूट वगैरह देकर, है ना, छूट वगैरह देकर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अपनाने के लिए एक तरह से हमें प्रोत्साहित कर सकती है कि हमें क्या करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना है, ठीक है। और जो कि यहाँ पे बिजनेसेस है वो क्या कर सकते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, अपने सस्टेनेबल को बनाए रखने के लिए, है ना। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं यहाँ पे, ये सब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, individuals can also play a role in reducing their carbon footprint। जो इंडिविजुअल्स हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, हम सारे ह्यूमंस मिलकर भी एक अच्छा सा एक स्टेप ले सकते हैं, ये एक अच्छा सा रोल निभा सकते हैं, ये जो कार्बन CO2 है ना उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग, रिड्यूसिंग मीट कंजम्पशन एंड रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन एट होम। अब देखो इसको क्या, हम एक जो इंडिविजुअल्स है वो क्या क्या कर सकता है, वो कर सकता है, देखो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय उसे, एक मिनट रुकेंगे, अचीव्ड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग, वो प्राइवेट गाड़ियों की जो भी अपने वो पर्सनल गाड़ी वगैरह यूज़ करे उसकी बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकता है, जिससे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम से कम निकले, क्योंकि वो कम से कम निकलेगा तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो प्रदूषित नहीं होगा, पॉल्यूटेड नहीं होगा वो, ठीक है। तो हमें अपने पर्सनल ड्राइविंग के लिए जो भी हम पर्सनल यूज़ करते हैं उसको बंद करके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेना चाहिए। और हम मीट के कंजम्पशन को भी तो कम कर सकते हैं ना, मीट के कंजम्पशन को कम करके, और जो भी हम घर में एनर्जी कंजम्पशन यूज़ कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, है ना।
Small changes in individuals' behavior can add up to make a significant differences in reducing greenhouse gas emission. देखो, हम सारे ही मिलकर छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं ना, जैसे कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ बिजनेसेस कर सकते हैं, कुछ हम जो इंडिविजुअल्स है हम कुछ कुछ छोटा छोटा स्टेप्स लेके क्या होगा, एक दिन ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा, क्योंकि क्या होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद ना एक बड़ा चेंज जो आएगा ना हमारे क्लाइमेट चेंज में, तो वो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हमें ये सारे छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए। इन कंक्लूजन, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट रिक्वायर्स अ ग्लोबल रेस्पॉन्स। इन कंक्लूजन मतलब एक परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है, और इसके लिए एक ग्लोबल रेस्पॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, ग्लोबल रेस्पॉन्स की ज़रूरत है, बट हमसे जितना होगा छोटे छोटे हम स्मॉल चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, the consequences of inaction are severe and urgent action is needed to mitigate its impact। देखो क्या बात हो रही है, द consequences of inaction, inaction मतलब उस एक्शन में नहीं होना। अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, बहुत ही सीवियर होगा, बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। अगर हम अभी भी क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नहीं करते हैं तो बहुत ही इसके सीवियर इफेक्ट होने वाले हैं। इसलिए हमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट, ताकि इसके इम्पैक्ट को कम कर सके। मिटिगेट क्या होता है? कम करना, उसके प्रभाव को कम करना, कम करना। अच्छा, आपने जैसे कुछ कुछ स्टेट्स के कुछ स्कीम्स वगैरह देखी होगी, जैसे दिल्ली में है ना, ओड इवन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऐसे करके कुछ है ना। तो मतलब ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके वो कम निकले, जिससे कि क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, काफ़ी सारे लोग इसके लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक छोटा सा हमें भी रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ठीक है, by working together, we can reduce greenhouse gas emission, protect biodiversity, and create a more sustainable future for the generation to come। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि बाय वर्किंग टुगेदर, हम सब साथ मिलकर ना हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को। ठीक है, और हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, और हम क्रिएट कर सकते हैं एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल फ्यूचर जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए। जो हमारे आने बाद हमारे बाद भी तो एक जनरेशन आएगी ना, एक फ्यूचर जनरेशन, तो उनके लिए भी तो हमें एक अच्छा पृथ्वी रख के जाना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा सस्टेनेबल फ्यूचर देकर उनको जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारा ना जो पैसेज है खत्म हो गया है, देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन आंसर है। और बेसिकली देखो, हमने क्लाइमेट चेंजेस और उसके इशू जितने भी चीज़ें थी हमने सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए हमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्या हो सकता है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? देखो, स्ट्रेटेजी अडेप्टिंग द टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या किसी स्ट्रेटेजी की बात हुई है? हाँ, स्ट्रेटेजी की तो बात हुई है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बताया गया है हमारे पैसेज में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये भी बताया गया है, पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसको तो हम कट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया रिन्यूएबल एनर्जी का। अब तीन हमारे पास बच गए, जो हमें जो आंसर नहीं हो सकता, हमें उसको क्या करना है, गलत ऑप्शन को कट करना है, जिससे कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो खुद ही आ जाएगा। स्ट्रेटेजीज फॉर अडेप्टिंग इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये तो हमारे पैसेज में दिया गया। द इम्पैक्ट, अच्छा इसको कट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हमारे पैसेज में दिया गया ना, वो क्या दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि देखो, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हुए हैं उसके बाद ही तो स्ट्रेटेजी बनाई गई ना, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट होने के बाद ही तो हमें पता चला ना कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अच्छा, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि हमें बेस्ट बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल consequences ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्कस्ड इन द पैसेज।
हमें बताना है क्लाइमेट चेंज का पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्लाइमेट चेंज का कारण नहीं है। रिड्यूसिंग इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस गैस है ये कम हो रहा है। इंक्रीज फ्रिक्वेंटली एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इंक्रीज करना है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना हमारा। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, अच्छा बताना है कि कौन सा एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो राइज हो रहा है ग्लोबल, ये तो हो रहा है ना, तो हमें तो नहीं वाला बताना है। डिसरप्शन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ये भी कट करो। देखो इसमें क्या है ये, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ह्यूमन, गलत बताना है हमें ना। तो क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम हो रही है, नहीं ज़्यादा हो रही है, हमें तो गलत बताना है ना। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि गलत बताना है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ना ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स, जो इंडिविजुअल्स है वो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल्स। बाय इंक्रीजिंग मीट, कि मीट ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा तो हमारे पैसेज में ही नहीं दे रखा। बाय नॉट रिसाइलिंग वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट की बात हुई है कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल नहीं हुई है ना, कट करो इसे। बाय रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन एट होम, बाय यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इंस्टीड ऑफ पब्लिक, हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं था। हमारे पैसे में था कि हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि CO2 कम से कम निकले, तो ये भी आंसर। तो देखो हमारे पास ना एक ही ऑप्शन बचता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल्स है वो क्या कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन एट होम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन तो सारे पैसेज वाले ही है, बट क्या है वो नोट में डाल दिया इन्होंने पैसेज, नोट में आंसर डाल दिया, इसलिए सारे गलत हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का पता लगाने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकता है। हमें मीट का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल गलत। बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल्स, हमारे पास जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उसको और ज़्यादा जलाना चाहिए, बिल्कुल गलत। इन्वेस्टिंग इन न्यू कोल पावर प्लांट, पैसेज में तो ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, ये था हमारे पैसेज में। ठीक है, कि हमें क्या करना है, फॉसिल फ्यूल्स पर जो हमारी डिपेंडेंसी है ना उसको कम करना है और इन्वेस्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। बेसिकली पैसेज में क्या बताया गया है, हमें हमने इतना बड़ा पैसेज पढ़ा है तो हमें इसको सिंगल बता, एक छोटे से एक लाइन में बताने की क्या था हमारे पैसेज में। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, क्या हमने पैसेज में सिर्फ यही पढ़ा है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ रोल्स निभाए हैं बट सिर्फ रोल नहीं बताया गया हमारे पैसेज में। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी, ये बताया गया है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग मीट कंजप्शन, क्या हमने कॉम्प्रिहेंशन में बस ये पढ़ा है कि मीट कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए, ये भी तो गलत हो जाएगा। द नीड फॉर अ ग्लोबल रेस्पॉन्स फॉर क्लाइमेट चेंज, अब देखो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी, द नीड फॉर अ ग्लोबल, देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सारे तो इम्पैक्ट हो ही गए, बट इसमें जो मेन जो थीम बताई गई है पैसेज में वो ये बताया गया ना कि हमें ज़रूरत है ग्लोबल रेस्पॉन्स की क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा वोकेबलरी देखते हैं क्या क्या वोकेबलरी हमारे पास। कॉन्सिक्वेंस है, एक मिनट, कॉन्सिक्वेंसेस है, ड्रॉट्स है, अडेप्ट है, सीवियर है, देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है। और आप ये सारी मीनिंग लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप डेली भी 3-4 वोकेबलरी याद करते हैं, पूरे 24 घंटे में भी 3-4 डेली याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी इंग्लिश में एग्जाम, इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये इसका मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम, परिणाम बोल सकते हैं, आउट ग्रोथ बोल सकते हैं, किसी चीज़ का इफेक्ट बोल सकते हैं, सिक्वल्स बोल सकते हैं,
ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है, ड्रॉट। ड्रॉट का क्या मतलब होता है, सूखा पड़ जाना ना, किसी अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, किसी एरिया में काफ़ी टाइम से पानी नहीं आ रहा है या जो भी सूखा पड़ जाना हम सीधा कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्ट। एक मिनट, ये हो जाएगा अडेप्ट। क्या है इसका मतलब, टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज योर बिहेवियर। क्या होता है, अपने आप को ना एक नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स है उनको अपने वो क्या करते हैं, अपने एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह आते हैं। ह्यूमंस भी क्या करते हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह आते हैं, तो उनको न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये है सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत ज़्यादा बुरा। ठीक है। और कोई है हमारे पास, अच्छा देखो, अच्छा चार ही है हमारे पास। ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, अच्छा लगा है पढ़ के, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।